नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। संडे है, 10 बज चुके होंगे, अर्थात शुरू हो गया। अंशुमान जी कैसे हैं, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सिद्धांत। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस पिछला अर्थात जो था इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड पे था, और उसके जो तमाम बेजा फायदे कंपनियों को मिल रहे हैं बैंकों बचतकर्ताओं के पैसे से। मैं उस समय फील्ड में था, लेकिन जब आपका कॉलम आया तो मैंने कॉलम भी उसको फर्स्ट हैंड पढ़ लिया था। उसके बाद मुझे पता था कि ये सब बातें होंगी, और फिर अर्थात पब्लिश हुआ तो मैंने उसको एक दो दिन के गैप पर ही देख पाया था शायद, क्योंकि ट्रेवल ट्रांजिट में ना आपको उतना अच्छा नेटवर्क मिलता जी। नहीं है। वो जो अंक है देख लीजिए आप लोग, वो अर्थात की प्लेलिस्ट में है। बहुत जरूरी, बहुत बहस तलब है, देखना चाहिए आप लोगों को। और आगे बढ़े उसके पहले हम इंडिया टुडे हिंदी के इस हफ्ते के अंक पे बात करें। क्या है अंशुमान? सिद्धांत, लंबे समय बाद हम कोविड और कोविड के आसपास और कोविड पे केंद्रित जो कवर स्टोरीज हैं उनसे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार की कवर स्टोरी पिछले 1.5-2 साल में भारत में जो उभरे नए यूनिकॉर्न्स हैं, क्योंकि हमने स्टार्टअप्स की एक पीढ़ी को विदा होते देखा है। उनके टेक ओवर हुए, मर्जर हुए, और एक नई जनरेशन स्टार्टअप्स की आई है। उसमें यूनिकॉर्न है, बल्कि उसमें डेकाकॉर्न्स भी हैं जो जिनके साइज काफी बड़े हैं। हम उनके ऊपर इस बार की कवर स्टोरी है। इस कवर स्टोरी के साथ संदर्भ के तौर पर भारत में ई कॉमर्स की को लेकर एक नई गाइडलाइंस आई, जिस पर हम लोग खर्चा पानी में चर्चा भी कर चुके हैं थोड़ी सी उस संदर्भ में। और इन स्टार्टअप्स का फ्यूचर क्या है, इनके साथ क्या चैलेंजेस हैं, इन्हें फोकस करते हुए और इनके फाउंडर्स की स्टोरीज क्या हैं, उन्हें केंद्रित करते हुए इस बार का अंक है। बढ़िया। और अब हम लोग चलते हैं अर्थात की तरफ। इसका शीर्षक अंशुमान जी ने दिया है, बचेगी बचत। जिस समय हम कोविड एरा में हैं, और हम जाहिर है कि ये एरा अभी लंबा चलना है, इसकी जो अनिश्चितताएं हैं वो बहुत दिनों तक खींचेंगी। लेकिन कोविड के पहले से ही एक एक स्लो डाउन ने हिट कर दिया था अंशुमान जी इकॉनमी को। जी। स्लो डाउन आते ही, और जब आपको मंदी दिखाई देती है, आपको दिखाई देता है कि साहब नौकरियां खतरे में हैं, कि साहब ये नहीं बिक रहा है, ये फैक्ट्री बंद हो सकती है, तो आप सबसे पहला काम करते हैं कि साहब खर्चों को सीमित करना। मतलब ये हम लोग भी यही करते हैं कि साहब ये खर्च बचा लिया जाए, वो खर्च बचा लिया जाए। ऐसे खर्च बचाते हैं तो सरकार की सांस फूलती है, अर्थव्यवस्था की भी सांस फूलती है। और सरकार की सांस फूलती है गोया जैसे वो खर्च बढ़ाने के बहुत सारे उपाय कर रहे हो, लेकिन उसकी सांस फिर भी फूलती है। तो आप बचत करते हैं तो सरकार को लगता है कि खर्च नहीं कर रहे हैं, मार्केट में पैसा प्ले नहीं हो रहा है, और आप खपत में पैसा लगा देंगे तो पैसा चला जाएगा बचत वाला। तो अंशुमान जी का कॉलम जो इस हफ्ते का है इसी पर है कि बचत क्या हुआ, बचत का पूरा हिसाब कहां से गड़बड़ा गया, क्या क्या हमने फेस किया बचत को खोने में, और उसको बचाने में जितने सवाल हम पर उठाए जाते हैं। सरकार हमसे ही ये अभिलाषा रखती है कि हम ही खर्च करें, हम ही अर्थव्यवस्था चलाएं। तो उस उन सारी बातों पे अंशुमान जी का कॉलम केंद्रित है, और घटनाक्रम बहुत सारे हैं इसमें जो हम मिस करते जा रहे हैं, और सारी बातें अंशुमान जी के हवाले से। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये जो आज जिस चर्चा पे हम चर्चा कर रहे हैं, बचेगी बचत और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपकी बचत भी बचेगी। रोजगार और खर्च पे तो असर पड़ा है, पड़ा है, ये शीर्षक उससे केंद्रित है। इसके तीन प्रेरक या उत्प्रेरक थे इसको लिखने के। एक तो कई लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पर लगातार बचत के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि हमारी सेविंग्स का क्या होने वाला, आखिर सेविंग्स के साथ हो क्या रहा है। चलिए ठीक है, नौकरियां नहीं लौट रही हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, बचत की क्या स्थिति। तो एक तो ये उत्प्रेरक था या एक कैटलिस्ट था, जिसके कारण हमें लगा कि हमें पूरे तरह से बचतों का जो स्ट्रक्चर है, और हम कहाँ खड़े हैं और हम कितने सतर्क हो सकते हैं इस परिस्थिति में, इस पर बात की जाए। दूसरा बड़ा जो कैटलिस्ट था सिद्धांत, वो था कि सरकार का दूसरा आत्मनिर्भर पैकेज भी आ गया। करीब करीब सवा लाख, तीन लाख, सवा छह लाख, सवा 6 लाख करोड़। हाँ, तो दूसरा पैकेज भी आ गया। और इस पैकेज के बाद भी न तो बाजार में कोई उत्साह दिखाई दिया, न लोगों को कुछ समझ में आया कि इससे उनकी जिंदगी में या उनकी बाकी चीजों में क्या बदलाव होगा। और इस पैकेज के संदर्भ में एक बड़े अधिकारी से एक अनौपचारिक बातचीत, जिसमें मैंने उनसे बहुत सारी बातें वो बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा हो रहा है, ये कानून, ये पैकेज, ये कर्ज और सारी चीजें हो रही थी। मैंने ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में उनसे एक प्रश्न पूछा कि एक सारी चीजें हटाइए, ये डेटा हटाइए, मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, लोग बचत करें या खर्च करें?
बिल्कुल सीधा सवाल जब सारे पैकेज आ गए तो मुझे लगा कि उनके पास, नेताओं के पास, मंत्रियों के पास इस सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं है कि सरकार आखिर चाहती क्या है इस समय, क्योंकि हमारे सामने पूरा 1.5 साल के कदमों का स्ट्रक्चर सामने रखा है और जो लोग करीब से अर्थव्यवस्था को या अर्थात को या खर्चा पानी को देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो दुविधा हम झेल रहे हैं सामान्य उपभोक्ता के तौर पर या मध्य वर्ग के तौर पर वैसी ही दुविधा सरकार के अंदर है। और क्या खर्च करें या बचत करें, लोग करें क्या मंदी में इस समय उभरने के लिए ये सवाल है। और जब मैंने उनसे पूछा तो मुस्कुरा दिए, उनके पास सीधा इसका कोई सवाल का जवाब नहीं था। खैर बात आई गई हो गई। मैंने उनका चेहरा देख के मुझे जॉन मेनार्ड केन्स का वो फेमस कॉन्सेप्ट याद आ गया। जॉन मेनार्ड केन्स का एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है जिसको वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बचत का एक अंतर्विरोध होता है और वो अंतर्विरोध हमारी पूरी नीतिगत सूझ को, सरकार की पूरी नीतिगत समझ को ऐसा लगता है जैसे घेर कर बैठ गया है और एक अजीब किस्म का असमंजस, ऊहापोह या दिशाहीनता है पूरे के पूरे मंदी से उबरने की प्रक्रिया को कि क्या लीड करके हम कहां ले जाएं। बचत एक अजीब सी चीज है, बचत बढ़े तो खपत घटती है। यदि आप बचत बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप कम खर्च करेंगे क्योंकि कमाई तो उतनी है, उसी से आप बचा सकते हैं, उससे खपत करें। लेकिन अगर बचत घटे तो देश का और आपका दोनों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए बचाएंगे नहीं तो भविष्य कैसे डिसाइड होगा। और हमारी बचत ही है जो बैंक में बीमा में रखी होती है और उसी के जरिए सरकार का पूरा काम चलता है और सरकार उसी कर्ज के सहारे देश की अर्थव्यवस्था चलाती है। अब भारत में क्या स्थिति है कि भारत में जो अधिकांश परिवार हैं, मैं उन परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास 200 या 300 रुपए रोज की दिहाड़ी है, उनके पास तो बचाने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत बचते हैं, ये जो थोड़ी बहुत बचत करने की हैसियत रखते हैं, चाहे वो सरकारी कानून के दबाव में करते हो, चाहे इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हो, चाहे अपने सरप्लस को निकालकर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, बीमा में, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में रखते हैं। हम उनकी बात करें जिनके पास, और ये बहुत बड़ा तबका नहीं है, छोटा सा तबका है भारत में बचत करने वाले, क्योंकि बचत लोगों की आय कम है। यहां एक अजीब सी दुविधा है और वो दुविधा क्या है कि जैसे जैसे कारोबार धंधे बंद हुए पिछले 1 साल में, तनख्वाहें घटी तो कमाई बढ़ने की कहानी तो खत्म हो गई, उसी के साथ खपत बढ़ने की कहानी भी खत्म हो गई। यह बात सरकार का इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है, आरबीआई की रिपोर्ट भी कहती है और पिछले 1 साल में कोई दुनिया की ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने यह नहीं कहा हो कि भारत में डिमांड नहीं बढ़ रही है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है और जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो यह किस्सा तो खत्म हुआ। जब तक कमाई नहीं बढ़ेगी तब तक खर्च नहीं बढ़ेगा। लोगों की अगर 40% सैलरी कट हुई है तो जब वो रिस्टोर होगी तब वो सोचना शुरू करेंगे कि वो खर्च कैसे करेंगे, या लोगों के गए हुए रोजगार वापस लौटेंगे तब वो सोच पाएंगे। तो खपत की कहानी तो खत्म हो गई। सरकार का आत्मनिर्भर पैकेज भी ये मान रहा है परोक्ष रूप से कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा रखने के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो हमारी और आपकी खपत बढ़ाने के लिए और भी निचले आय वर्ग के लोगों के हाथ में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ क्या हुआ, तेल की कीमतें हमारे सामने हैं, बाकी चीजों की महंगाई हमारे सामने है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। किसी एमआई का एक नंबर हमारे पास है कि 94% लोगों की कमाई महंगाई के रोशनी में अगर देखें तो 1 साल में घट गई। यानी जो हम खर्च कर भी रहे थे उसमें भी महंगाई हमारे खर्च का बड़ा हिस्सा खाने लगी, तो हमारी खपत और खत्म हो गई। तो खपत की कहानी फिलहाल डिब्बे में बंद है। खपत बढ़ाने की संभावनाएं, अब जितनी खपत बढ़ाने की कोशिश होती भी है वो सब महंगाई खींच कर ले जाती है। तो हम खपत के रास्ते को से लगभग पटरी से उतर चुके हैं। वहां लौटने में लंबा समय लगेगा, काफी बड़ी बड़ी क्रेनें लगेंगी, बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी होगी, तब हम एक खपत वाली मशीन या इंजन उठाकर पटरी पर रख पाएंगे। दौड़ेगा तो अलग है, चलेगा तो अलग, पहले उसको रखना ही जरूरी है, वो पटरी से किनारे पड़ा हुआ है। अब बची बचत इसके बाद, क्योंकि यही 2-3 ही चीजें हमारे जीवन में इकोनॉमी के तौर पर, हमारी कमाई, हमारी खपत और हमारी बचत, यही 3 पिलर हैं जिनके ऊपर किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का की अर्थव्यवस्था के त्रिकोण है ये, इन त्रिकोण में। तो अब बचत का जो बियाबान है इस समय वो खर्च वाले सूखे से बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। मतलब खर्च का सूखा तो हमें दिख रहा है, पर बचत के बियाबान में जो जोखिम है, बचत के बियाबान में या बचत की परिस्थितियों में जितने खतरे इस समय हैं,
इस वक्त हैं वो शायद इससे पहले कभी नहीं थे, और उन्हें समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि क्या हमारी बचत भी बचेगी और सरकार को हमारी चिंता भी है हमारी बचत बचाने की कि नहीं। नहीं, 2013-14 के बाद सिद्धांत भारत में परिवारों की औसत कमाई गांव और शहर में तेजी से नहीं बढ़ी। ये बात सीएसओ के आंकड़े भी कहते हैं, नेशनल एनएसएसओ के आंकड़े भी कहते हैं, बल्कि 2016-17 के बाद उस कमाई में वेजेस के लेवल में लगातार गिरावट आई। इसका सीधा असर हमारे भारत में लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स पर पड़ा। जब हम बचत की बात करते हैं तो हम यहाँ वित्तीय बचतों की बात कर रहे हैं। वो बचतें जिन बचतों पर हम रिटर्न प्राप्त करते हैं, वो बचतें जो बैंक में होती हैं, जो बीमा में होती हैं, जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में होती हैं, जिनका इस्तेमाल जो लिक्विड सेविंग्स है। हम यहाँ मकान या सोने की या फिजिकल सेविंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक अलग चर्चा का विषय है। ऐसी बचतें जो 2005 में जीडीपी का 10.5% थी, यानी भारत का जीडीपी उस समय जितना था उसका 10.5% थी, वो 2018-19 में टूटकर 7.2% रह गई। और 2019-20 में जब हमने थोड़ा सा महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों को बैंकों में पैसा रोकते देखा, तब भी उसके बाद भी वो अभी 7.5-8% के आसपास है। आने वाले समय में जो आंकड़े हमारे पास आरबीआई से तिमाही बचत के आंकड़े आ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि मंदी में लोगों ने बचतें तोड़ कर अपना काम चलाया है, बहुत सारे लोगों ने। तो इस साल का जब आंकड़ा हमारे पास आएगा 20-21 का और इसके बाद का आएगा, तो जीडीपी की रेशियो में या प्रति व्यक्ति आय की तुलना में या बाकी जो बड़े पैमाने उनकी तुलना में भारत में आम लोगों की बचतें यानी फाइनेंशियल सेविंग्स यानी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगी। ऐसा क्यों है? एक बार जी हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था, बचतें कम हो जाएंगी, तमाम चीजें हैं, बहुत सारा घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है। आपके कॉलम में मेंशन्ड है कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये अगले पिछले 6-7-8 सालों की बात नहीं है। हम इस टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेच करके देखें और पिछले लगभग 14-15 सालों को अगर हम मार्क करके चलें, तो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मिस होती हुई दिखाई देती हैं शुमान जी, अपने ग्रुप से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं, जिनको हमने रीड नहीं किया। क्या है वो? हमने रीड नहीं किया। जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने आखिरी बार ये विज्ञापन किसी सरकारी बैंक का कब देखा था कि 5 साल में बचत दोगुनी हो जाएगी? मुझे लास्ट टाइम आपने कब किसी पीएनबी बैंक का, बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर पोस्टर लगा देखा था कि हमारे पास बचत लेकर आई, हम 5 साल में उसको दोगुना कर देंगे? आखिर टाइम आपने कब देखा था? 2 दशक लगभग हो चुके हैं इस बात को, मुझे तो लगता है लगभग। हाँ, मतलब अगर हम माने तो 2 दशक या 1.5 दशक या 1 दशक मान लें हो चुका है। ये विज्ञापन सरकारी बैंकों से नहीं आता, और जहां से आता है वहां बचत लगाने के बाद डूबने का खतरा ज्यादा है। जो आपसे ये वादा करते हैं कि वो बचत दोगुनी करेंगे, पहले पूरा का पूरा फोकस बचतों का बचत कम से कम समय में दोगुनी करने पर होता था। जैसे जैसे कर्ज सस्ता होना शुरू हुआ, इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट और मॉडल बदलना शुरू हुआ कि हम सस्ते कर्ज की इकोनॉमी बनाएंगे, हम इंडस्ट्री को ज्यादा सस्ता कर्ज देंगे, वहीं से बचत के दुर्दिन शुरू हो गए भारत में। सरकार ये समझ ही नहीं पाई कि जो लोग सस्ता कर्ज लेते हैं वो बचत नहीं करते हैं, और जो बचत करते हैं वो कर्ज नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास बचत करने का पैसा होगा तो आप कर्ज क्यों लोगे? वो भाई, अगर आपको एक कार खरीदनी है या आपको मकान बनाना है और आपके पास अगर लेजिटिमेट सेविंग्स अवेलेबल हैं और आप इनकम टैक्स बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, या आप इनकम टैक्स से दायरे से बाहर आने वाले किसी व्यवस्था में, तो आप शायद बचत का इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार ये समझ नहीं पाई कि अच्छा, जो लोग बैंक में बचत रखते हैं वो कर्ज लेते ही नहीं है, क्योंकि कर्ज लेने वालों का प्रतिशत बैंक में बचत रखने वालों की प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। पर सरकार को लगा कि हम कर्ज सस्ता करके इकोनॉमी को बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। यह आजमाया हुआ तरीका था, दुनिया के कई देशों में आजमाया गया ब्याज दरें कम करने का, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बैंकिंग थोड़ी अलग थी। हुआ यह कि धीमे धीमे जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि कोविड के आने से पहले तक भारत में फिक्स डिपॉजिट अलग अलग टाइम पीरियड के 1 साल से लेकर और 5 साल तक के, उस पर बचत की दर 5 से 6.5% घटकर हो गई। यानी अब बैंक में अगर आप पैसा रखें तो 12 साल में भी दोगुना नहीं होगा। 5 साल तो छोड़ दीजिए, 12 साल में भी दोगुना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप सेविंग बैंक्स में सामान्य खाते में पैसा डालकर रखते हैं और आप इतना समझ नहीं पाते हैं कि आपके बैंक में उतना लिक्विड कैश नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल नुकसान में हैं। और इसे अगर आप महंगाई की तुलना में देखें
तो आपके सेविंग बैंक्स पर अगर आपको 3% मिल रहा है, आपकी जिंदगी जीने की लागत 7% से 8% से 9% से बढ़ रही। हर महीने आप 7%, 8%, 9% ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी लागत से। इसके बीच सरकारों ने एक अनोखा काम किया, और यह काम भारत में चर्चा में आना चाहिए, और मध्य वर्गों को खासतौर पर जो बचत करने वाले लोग हैं, प्रश्न जरूर बार बार पूछना चाहिए। और हम इस कार्यक्रम के जरिए या चर्चा में बार बार कहते हैं कि आप समझेंगे तब आप सवाल पूछेंगे। इसी दौरान सरकार ने बचत के लिए टैक्स में सारे प्रोत्साहन खत्म कर दिए। क्रमशः, जो आप पुरानी बात बता रहे हैं ना, क्रमशः बजट दर बजट, बजट दर बजट, बजट दर बजट, ये होता चला गया कि टैक्स का प्रोत्साहन बचत के लिए कम होता चला गया। वही लिमिटेड दायरा बचा कि आप टीसी में सिर्फ इतना पैसा लगा सकते हैं, आप मेडिक्लेम में इतनी रियायत ले सकते हैं, और वो भी उन लोगों के लिए थे जो सैलरीड थे या जो एक सर्टेन हाई लेवल की सैलरी लेते थे, उनके लिए थे। बचत के लिए बाकी प्रोत्साहन खत्म होते चले गए। वो इसका नतीजा क्या हुआ कि अधिकांश आबादी भारत की सिद्धांत जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न वाले विकल्पों में पैसा लगाती है, जो बैंक में पैसा लगाती है, जो एफडी में पैसा लगाती है, जो एनएससी में पैसा लगाती है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाती है, जो डाकघर की बचत योजनाओं में पैसा लगाती है, ये सारे तकनीकी तौर पर एक निर्धारित रिटर्न वाले ऑप्शन है। इनमें वोलेटाइल नहीं है। अब आपने एफडी की तो आपको इंटरेस्ट रेट की एक गारंटी मिल गई। वो सारे बचत के विकल्प सिकुड़ते चले गए, क्योंकि उनमें आने का आकर्षण यह था कि आपको एक गारंटी मिल जाती थी कि साहब आप रिटायर्ड हुए और आपने पैसा बैंक में 4 एफडी में तोड़ कर रख दिया, आपको एक सर्टेन अमाउंट का ब्याज आएगा, उससे आपकी दवा और परिवार का खर्चा चलता रहेगा, और आपकी का पैसा बैंक में सुरक्षित है, बाद में आप उसे किसी के को दे सकते हैं। ये सारे के सारे रिटर्न सिकुड़ते चले गए। इसके बाद 2012-13 के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारे पास जोखिम लिए बिना अपनी पूंजी पर रिटर्न बढ़ाकर महंगाई से लड़ाई जीत पाना असंभव हो गया। अगर हमको महंगाई को हराना था, जो औसतन 6 से 7% भारत में रही है, औसतन 6 से 7% रही है, और भारत की जीडीपी की विकास दर से महंगाई की विकास दर औसतन ज्यादा रही है, यानी देश की अर्थव्यवस्था की आय जिस गति से बढ़ती है उस महंगाई भारत में उससे ज्यादा गति से बढ़ती है। तो हम पेरिनियली एक महंगी अर्थव्यवस्था है जहां पर हमारी आय से ज्यादा तेजी से हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती है। उसे डिफीट करने के लिए अपनी बचतों के जरिए, रिटर्न के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा कि हम रिस्क लेना शुरू करें। फिक्स्ड रिटर्न ऑप्शन खत्म होते चले गए। सामान्य निवेशकों के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो रिस्क लें, तब वो थोड़ा सा महंगाई को हराने वाला रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा जो एसेट क्लास थे, जैसे गोल्ड था या रियल एस्टेट था, ये अच्छे क्लास, ये इंपॉर्टेंट क्लास थे, पर वो लिक्विड नहीं थे। सेविंग का जो बुनियादी मूल सिद्धांत है उसकी लिक्विडिटी भी है। क्या आपने पैसा रखा, बेच लिया, आपने जमीन खरीद ली, मकान खरीद लिया, पर बेचने तो जाइए इस बाजार में। खरीदना जितना आसान है, बेचना उससे कहीं ज्यादा कठिन है रियल एस्टेट को। तो वो इन्वेस्टमेंट मजबूत थे, उनमें एक नोशनल ग्रोथ भी थी कि साहब 5 साल बाद जमीन की कीमत या 10 साल बाद जमीन की कीमत दोगुनी हो जाएगी, हमेशा मानते थे, पर वो लिक्विड नहीं था। उसे बेचना तत्काल, उसके लिए ग्राहक तलाशना और बाकी कॉस्ट उठाना वो अलग, वो मुश्किल था। इसीलिए फाइनेंशियल सेविंग्स ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आपने बैंक में गए, एफडी तोड़ाई, पैसा ले लिया, मार्केट में गए, शेयर बेचा, पैसा ले लिया। तो फाइनेंशियल सेविंग्स को क्वालिटी सेविंग्स माना जाता है, इसलिए वो। इसी बीच एक दूसरा काम हुआ। इधर हम, आप और तमाम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारी बचतों के साथ क्या शुरू हो गया है। ये कौन सा मसी समस्या बचत के पास आ गई। हम जितना रखते हैं वो सिकुड़ता चला जाता है, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही, खर्च हमारा इस गति से बढ़ रहा है, कमाई हमारी इस गति से बढ़ रही है, और बचत हमारी ऐसे सिकुड़ रही है, जितना हम रख रहे हैं वो सिकुड़ रहा है। इस बीच में क्या हुआ कि भारतीय शेयर बाजार में विदेश से सस्ती पूंजी आने लगी बड़े पैमाने पर, क्योंकि 2008 में बैंकिंग संकट के बाद दुनिया के बाजारों में इंटरेस्ट रेट 0 लेवल पर आ गई, और कंसिस्टेंटली 2008 के बाद अभी तक है। अब जाकर अमेरिका में पहली बार इतने साल बाद ब्याज दरें बढ़ाने की बात शुरू हुई है, यूरोप में ब्याज दरें बढ़ाने की बात शुरू हुई। वो सारा पैसा भारतीय बाजारों की तरफ आया, जो भारतीय बाजारों को चमका रहा था। अच्छा, यहां शेयर बाजार केवल एक ऐसा हिस्सा था जहां सोने से, जमीन से, मकान से, बैंक में रखी हुई बचत से ज्यादा रिटर्न मिल सकता था, सिर्फ स्टॉक मार्केट में। बाकी कोई किसी के में निवेश के जरिए आप महंगाई को डिफीट नहीं कर सकते थे, महंगाई से हरा नहीं सकते थे, और बल्कि डबल या 1.5 गुने रिटर्न की संभावनाएं भी मौजूद थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी फैमिलीज थी, उनकी छोटी छोटी बचतें म्यूचुअल फंड में बैठकर इस बाजार में तैर गई।
हमने 2013-14 से भारत की फाइनेंशियल सेविंग्स में एक बड़ा शिफ्ट देखा। उसके आंकड़े हमारे पास बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जहां हमने देखा कि लोगों ने अपनी बचतों को म्यूचुअल फंड के जरिए, स्मॉल सेविंग्स सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए शेयर बाजारों में भेजना शुरू किया। क्योंकि शेयर बाजार चढ़ रहे थे, वही एक ऐसा विकल्प थे जहां से आप एक थोड़ा बेहतर रिटर्न अपनी बचत पर ले सकते थे। तो हमने, वो दौर था जब भारत में सबसे ज्यादा एसआईपी देखा, हमने भारत में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट देखा। डेटा समझिए तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कैसे ये शिफ्ट आया, जो शिफ्ट हम जो जानना जरूरी है। 2014 मई से 2021 मई तक, यानी पिछले महीने तक का आंकड़ा हमारे पास है। भारत में म्यूचुअल फंड में के अंडर में जो एसेट आती है, जिसको हम AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 10 से 33 लाख करोड़ हो गया। यानी भारत की सरकार के बजट का जितना आकार है, सालाना बजट का जितना आकार है, लगभग उतना पैसा छोटी बचतों का एसआईपीज के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पहुंच गया 2014 से 2021 के बीच में। यही वो दौर है जब हमने भारतीय शेयर बाजारों में सबसे तेज गति से बढ़ोतरी देखी, क्योंकि चीप फंड्स आ रहे थे। इस पर हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। हालांकि अभी भी, इसके बाद भी सिद्धांत फैक्ट ध्यान रखने वाला है कि भारत में जो वित्तीय बचतें हैं, उनका लगभग 52% हिस्सा आज भी बैंकों में है। 51.7% टू बी प्रिसाइज, इतना हिस्सा अभी भी बैंकों में है। लेकिन लगभग 7% स्मॉल सेविंग्स, बड़ा देश है, बहुत बड़ा आकार है, लगभग 7%, 6.7% बचतें जो बैंकों में थी, बीमा में थी, छोटी बचत स्कीमों में थी, प्रोविडेंट फंड में थी, वो मूव करके स्टॉक मार्केट में पहुंच गई 6.7%। और ये जितना, ये पैसे को अगर हम तुलना करके देखने की कोशिश करें तो भारत के कोऑपरेटिव बैंकों में सिद्धांत टोटल जितना डिपॉजिट है आम लोगों का, उससे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे लगा हुआ है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक सेकंड लेवल के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क है। और घरों में जितनी नकदी है, यानी जो करेंसी इन हैंड है, उसकी तुलना में ये आधा है जितना पैसा म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब ये कि हमने एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव शिफ्ट देखा, जहां लोगों ने रियल एस्टेट और गोल्ड से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ भेजना शुरू किया। वहां से उन्हें अच्छे रिटर्न मिले, और नो डाउट पिछले 5-6 साल में भारतीय स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। फिक्स्ड, उसकी वजह यह थी कि कोई विकल्प नहीं था, फिक्स्ड इनकम के विकल्प नहीं बचे थे। 3-4%, 5%, 6%, 7% के रिटर्न आ रहे थे, तो लोगों ने इधर भेजना शुरू किया। अब यहीं से हमारे शीर्षक की उल्टी गिनती शुरू होती है, जिसमें आपके पास कोई सवाल है? ना, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। मेरा मतलब मिस तो हमने बहुत कुछ किया है, हमने मतलब बचतों का रिकॉर्ड और लोगों के स्पेंडिंग बिहेवियर को हमने नहीं देखा। लोग खर्च कैसे रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग फंड कैसे रिलोकेट कर रहे हैं। और इन सब के बीच में हमने रास्ता जो दिखता है वो बहुत ब्लीक सा और बहुत ही ज्यादा मतलब सुरंग के पार अंधेरा ही है क्या, वो वाला हिसाब किताब है। रास्ता क्या है और मिस क्या करें, वही। अब हम यहाँ से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अब ये बात हमें संदर्भ बताने के लिए आवश्यकता सिद्धांत, ताकि हम समझ सकें कि हमारी अपनी बचतें हमारे देखते देखते अनजाने में हमारे पास कोई चाचा आए, कोई ताऊ आए, कोई भाई आया और उसने एक SIP म्यूचुअल फंड दिलवा दिया, उसने LIC के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा दिया और हमें पता नहीं चला कि हम कैसे धीमे धीमे अपनी बचतों का स्वभाव बदलते चले गए और हमारी पूंजी स्टॉक मार्केट में पहुंच गई। और स्टॉक मार्केट में हमने विदेशी निवेशकों के पैरेलल एक मजबूत छोटे निवेशकों का और भारतीय निवेशकों का एक बड़ा स्टेक क्रिएट कर लिया। ये बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, और ये भारत के फाइनेंशियल सेविंग की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, जिसे सरकारों ने कतई प्रोत्साहित नहीं किया। ये अपने आप हुआ। सरकारों ने स्टॉक मार्केट पर इससे ज्यादा टैक्स लगाया। जितना पैसा स्टॉक मार्केट में आम इन्वेस्टर का गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर उतना ही टैक्स बढ़ता चला गया। यानी जहां भारत की सरकारों की बड़ी बड़ी दिलचस्प अदा है, आप जहां से कमाएंगे, आपको जहां थोड़ी ज्यादा बचत होती दिखाई देगी, आप जहां जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो वहीं टैक्स लगा देंगे। और स्टॉक मार्केट में हमने वो टैक्स बढ़ते देखा। लेकिन जब मंदी आई, जब कोविड का हिट आया और जब रिसेशन आया, तब यहीं से हमारे जोखिम की, जो आप जिसकी तरफ आप इशारा करें, जो टनल, यहीं से हमारे जोखिम की उल्टी गिनती शुरू होती। और यहीं से वो रिस्क है जहां से हमारी खर्च और कमाई तो गई, बचतों पर हमारे लिए क्या जोखिम है और जो समझना हमारे लिए जरूरी है, बचत करने वालों के लिए खास तौर पर। हम यहां से शेयर बाजार की तरफ लौटते हैं।
जो इस समय आज जब हम इसको शूट कर रहे हैं और जब रविवार को आप देख रहे हैं, तो भारतीय बाजारों में तेजी की जो गहराई है वो सिमट रही है। रेंज बाउंड बाजार दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा कोई ट्रिगर बढ़ोतरी का नहीं दिख रहा है। बाजार में दो तीन तरीके की थ्योरीज तैर नहीं है कि बाजार में प्रेशर ज्यादा है, फैट टेल्स हो गई हैं, इकोनॉमी में कोई बड़े तेज रिवाइवल नहीं है, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है और बहुत सारी चीजें। ऐसी सूरत में हम कहां खड़े हैं, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, और वो समझना हमें बचतों के लिहाज से इसलिए नहीं जरूरी है कि आप स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं। चीज और यहां हम डिस्क्लेमर के तौर पर डाल दें, जो हमें समझना जरूरी है कि शेयर बाजार में तीन तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, और ट्रेडर एक प्रोफेशन है। आप कुछ भी ट्रेड करते हो, आप उस प्रोफेशन के हानि लाभ को समझकर उसमें जाते हैं और वो आपका काम हो सकता है। तो ट्रेडर पहले कॉटन का होता था, या आज ट्रेडर ग्रेन का है, या आज ट्रेडर सब्जी का है। वो और स्टॉक के ट्रेडर में कोई बड़ा फर्क इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी में है, ट्रेडिंग उसका मूल प्रोफेशन है और उसके नुकसान और फायदे उसे पता है। दूसरे स्पेकुलेटर्स होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं, जिन्हें सिर्फ क्विक बक्स लेने होते हैं। और तीसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, और हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं क्योंकि ये दो लोग जो हैं, ये उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा होती है। इन्वेस्टर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर, शेयर बाजार को हम पढ़ते हमेशा शॉर्ट टर्म में है और इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म का प्ले है, पर उसका डिस्कशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसके बारे में चर्चा, उस पे रिएक्शन, उस पे पूरी चर्चा शॉर्ट टर्म घंटे भर की, आधे घंटे भर की, 15 मिनट भर की सेंसेक्स की और इंडेक्स की चर्चा होती है। ये निवेश जो पूरा है वो एकदम शॉर्ट टर्म चर्चा पे डिसाइड होता है। पूरी की पूरे डिस्कशन शॉर्ट टर्म डिस्कशन होते हैं, जबकि वो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमेशा। ये सब लोग जानते हैं। ये इसका पैराडॉक्स है। इन दो पैराडॉक्स के साथ समझिए कि हम कहां, हमारे लिए, हमारी बचतों के लिए जोखिम क्या और चुनौतियां बचत के लिए क्या है। क्योंकि हमारी बचतों का एक बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 8% हिस्सा स्टॉक मार्केट की तरफ चला गया, आम लोगों की छोटी बचतों का। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास ह्यूज सरप्लस है, जिनके पास रिस्क लेने की क्षमता है। हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं जो स्पेकुलेटर हैं, जो जानबूझकर रिस्क लेते हैं और उसका नुकसान फायदा दोनों उठाते हैं। और हम ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे जिनके जरिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा ढांचागत सुधार नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं आया। ऐसा नहीं आया कि 2010 या 2011 के बाद 2021 में भारत के 15, 20, 25% आबादी की इनकम 50% बढ़ गई हो, भारत में निवेश डबल हो गया हो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल हो गई हो, भारत का एक्सपोर्ट डबल हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ पिछले 10 साल में। आप आंकड़ों के आधार पर देखें तो हम बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ के स्थिति में रहे, नीचे गिरते रहे, उठते रहे, नीचे गिरते रहे, उठते रहे। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं आया। जो शिफ्ट हमने 1999, 1995, 96 से लेकर 2005 और 2005 से 2010 के बीच के जो शिफ्ट देखे थे, उनकी तुलना में 2011-12 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार फ्लैट रही है, औसत 5.5-6%, 7% की दर रही है। लेकिन शेयर बाजार इसी दौरान रिकॉर्ड ढंग से झूमते रहे, रिकॉर्ड ढंग से। शेयर बाजारों ने मैक्रो इकोनॉमी को और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास के पूरे सफर को बड़े पैमाने पर बीट किया। यानी अगर आप ग्राफ के तौर पर समझने की कोशिश करें, आप दिमाग में ग्राफ की संकल्पना करें कि भारतीय शेयर बाजार का ग्राफ, एक भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राफ इस तरह से बढ़ा है और शेयर बाजारों का ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये 4-5 इसके कारण जानना जरूरी है, तब हमें समझ पाएंगे कि बचतों का परिदृश्य कैसा है। सिद्धांत 2008 के बाद और खासतौर से 2014 के बाद दुनिया ने कच्चे तेल की पिछले 2 दशक की सबसे बड़ी मंदी देखी। 2008 में क्रूड ऑयल के प्राइस $108 पे पहुंच गए थे जी। 2014 के बाद वो मंदी घटते इतनी तेजी से नीचे आ गई कि भारत के लिए तेल सस्ता हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा जोखिम था, जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन थी, एनर्जी प्राइसेस या कच्चा तेल महंगा होना और उस पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा जाना, वो उसके लाभ उसे मिलने लगे। दूसरा फायदा हुआ कि सरकारों ने बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया और उससे रेवेन्यू मजबूत किए। स्टॉक मार्केट के लिए यह सबसे सुनहला समय था, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट तेल की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा लड़खड़ाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ना, महंगाई बढ़ने का मतलब है ब्याज दरें बढ़ना, ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कर्ज महंगा होना, महंगाई बढ़ने का मतलब है खपत गिरना और डिमांड कम होना। तो जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल फैक्टर था, ग्लोबल फैक्टर था,
था वो ये था कि हमने कच्चे तेल की कीमतों में इतनी लंबी मंदी, इतनी तेज गिरावट, बीच में तो 50, 60, 55 के, अब हम 75 के पास हैं तो पसीना छूटने लगा है, 70, 75 के पास हैं। तो हमने वो दौर देखा, और उस दौर का सबसे ज्यादा फायदा भारत के स्टॉक मार्केट्स ने उठाया, क्योंककि सेंटीमेंट को बूस्ट करने में मार्केट के कच्चे तेल की कीमत ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। जो लोग और इस पर ध्यान रखना भविष्य के लिए लिहाज से अब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है कच्चे तेल की कीमतों का, वो 75 से ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज, 2008 के बाद पूरी दुनिया में ब्याज दरें घटी, जीरो हो गई, ये विदेशी पूंजी वहां से बही और भारत में आके ठहर गई, भारत के किनारों पर आके लग गई। बड़े पैमाने पर भारत में पिछले 7-8 साल में विदेशी निवेशकों ने पूरा बाजार सस्ती पूंजी से पाट दिया। इसका दूसरा बड़ा फायदा जो स्टॉक मार्केट्स को मिला वो ये था कि भारत में रुपए और डॉलर की विनिमय दर नियंत्रित रही। यानी आरबीआई के पास हमेशा इतना स्पेस रहा कि वो जब चाहे एक्सचेंज रेट को अपने हिसाब से मैनेज कर ले। हमने विदेशी मुद्रा भंडार का संकट नहीं देखा, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, हम तो रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे विदेशी पूंजी भारत में आई, फॉरेक्स रिजर्व बेटर रहे। इसका फायदा स्टॉक मार्केट को मिला, क्योंकि यह भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्टॉक मार्केट्स की मजबूती को और उनकी बढ़ोतरी को बनाए रखने में। तीसरी चीज है कि महंगाई कम होने से भारत में भी कर्ज की ब्याज दरें लगातार घटती चली गई। महंगाई की दर 6% के आसपास थी, ब्याज दरें भी घटना शुरू हो गई। और चौथी चीज है कि अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा, जो बुनियादी अर्थव्यवस्था थी बड़े पैमाने पर, वो सिकुड़ गई कई सारे फैसलों के कारण। नोटबंदी आई, उसने भारत की बहुत सारे असंगठित क्षेत्र को समेट दिया। उसके बाद जीएसटी आई, उसने बहुत सारे भारत के असंगठित क्षेत्र को समेट दिया। इसका फायदा भारत में बड़ी कंपनियों को मिला और वो उस मार्केट में लीडर हो गई जिस मार्केट में उनके पास छोटी कंपनियों का कंपटीशन था। इसलिए पिछले साल की मंदी के बावजूद, जबकि भारत में सबसे बड़ी संख्या में कंपनियां डूबी हैं, सबसे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा नंबर में इकोनॉमी में रिसेशन हुआ है, इसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में, बैंकों में संकट रहा है, भारतीय शेयर बाजारों में ये तेजी का जो फेस्टिवल था, ये उत्सव था, ये लगातार चलता रहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो ग्लोबल थे, इंटरनेशनल फैक्टर्स थे, जिन्होंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे उनसे इन पे बहुत असर नहीं पड़ा। इसलिए जब कोविड पर में भारत में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, जब भारत में लगातार मंदी आ रही थी, तो बहुत सारे लोग हमसे आश्चर्य के कारण पूछते थे हो क्या रहा है, बाजार बंद है, लॉकडाउन है 3-3 महीने का और स्टॉक मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते थे कि भारत का स्टॉक मार्केट भारत की मैक्रो इकोनॉमी से पहले ही डिस्कनेक्टेड है और वो फ्यूचर ओरिएंट करता है। और चूंकि पूंजी की सप्लाई कहीं और से थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो 2-3 बड़े फैक्टर थे, डॉलर की कीमत, क्रूड और कर्ज या सस्ती पूंजी, ये बहुत मजबूती से खड़े हुए थे। उसका फायदा स्टॉक मार्केट को मिला। शेयर बाजार में हमेशा, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा ना कि लॉन्ग टर्म का प्ले है, शेयर बाजार में हमेशा समझदार निवेशक या जितने भी निवेशक हैं वो उम्मीदों पर दांव लगाते हैं, आज पर दांव नहीं लगाते। शेयर बाजार हमेशा होप्स का प्ले है, भविष्य की उम्मीद का प्ले। आज भले ही हमें यह पता हो कि एक्स कंपनी की बिक्री नहीं बढ़ रही है, पर अगर हमें यह पता चल जाए सिद्धांत कि उस एक्स कंपनी को कंपटीशन देने वाली एबीसी कंपनियां बंद हो गई हैं या डूबने वाली हैं, तो मैं एक्स कंपनी का शेयर खरीद लूंगा। मुझे मालूम है कि जब भी बेहतर होगा वो कंपनी मार्केट में लीड करेगी, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं बाजार में की बिक्री नहीं बढ़ी पर उनका कंपटीटर खत्म हो गया। इसलिए जब भी बिक्री बढ़ेगी तो फायदा उनको मिलेगा, इस होप में हम शेयर खरीद सकते हैं उनके। और वो लॉजिकल और टेक्निकली और फंडामेंटली गलत नहीं है। अब शेयर बाजार जिन उम्मीदों पर दांव लगाते हैं वहां जोखिम बढ़ रहा है और वहीं से हमारी बचत का जोखिम बढ़ता है, क्योंकि हमारी बचतों का एक हिस्सा शेयर बाजार में। कच्चे तेल की कीमत $75 से ऊपर क्रॉस पार कर गई। जो 10 साल पिछले 3-4 साल का जो लेवल था कच्चे तेल का, वो बढ़ोतरी की तरफ चला गया। सब लोग मान रहे हैं शेयर बाजार में कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम नहीं होंगी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दबाव बनेगा। दूसरी चीज है कि सस्ती पूंजी आने की संभावना खत्म हो रही। 2023 से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी, यूरोप में बाकी जगह ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो रही हैं। और तीसरी चीज ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो अपनी थोड़ी बहुत ताकत से शेयर बाजार को पीछे से धक्का देती थी, इंजन तो चल रहे थे आगे क्रूड ऑयल के, डॉलर के, वो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था भी पीछे से थोड़ा बहुत ताकत लगाती रही थी, वो बिल्कुल लड़खड़ा कर बैठ गई। तो अब सिर्फ कंपनियों के एकाधिकार
कुछ 100-200 बड़ी कंपनियों के पास बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा देना, इसके दम पर शेयर बाजार कितने दिनों तक रफ्तार पकड़ सकता है यदि उसे कोई बड़ा मैक्रो इकोनॉमी ट्रिगर या कोई बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी ट्रिगर या कोई सस्ती पूंजी का ट्रिगर नहीं मिलने वाला। यह चीज लगातार शेयर बाजार के में चर्चा में आ रही है। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है यहां पर, क्योंकि बचतों की बात है और बचतों का एक बड़ा हिस्सा उधर पहुंच गया है। शेयर बाजार अब हर्षद मेहता केतन पारेख वाले दौर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ज्यादा मॉनिटर्ड और ज्यादा चश्मदीद है चीजें यहाँ हाँ, शेयर बाजार अब सटोरियों का, बड़ी जेब वालों का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का खेल नहीं बचा है। यहां लाखों परिवारों की बचत लगी हुई है, लाखों परिवारों की छोटी बचत लगी हुई है। याद कीजिए 2020 में जब कोविड अचानक हिट किया था और स्टॉक मार्केट गिरा था, म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या हुआ था? कौन से म्यूचुअल फंड डूबे थे और उसमें कितने इन्वेस्टर डूब गए सिर्फ उसी एक म्यूचुअल फंड, एक दो म्यूचुअल फंड्स की स्कीमें बंद होने से, जिसका झगड़ा आज तक चल रहा है और उनके उसकी पैसे की वसूली नहीं हो पाई है। सरकार को यह समझना होगा कि शेयर बाजार का मिजाज वो संभाल नहीं सकती, क्योंकि शेयर बाजार को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स बिल्कुल दूसरे होते हैं। मंदी के बाद बहुत सारे और भी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। अगर शेयर बाजार बढ़ते भी रहे, मान लीजिए हम मानते हैं कि शेयर बाजार बढ़ते भी रहे, एक तरीके से मान लें कि शेयर बाजारों को में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, उनके अप्रोच में उन्हें बढ़ोतरी भी होती रहे, उम्मीद भी बनी रहे, फिर भी यह जरूरी है कि शेयर बाजारों में जोखिम की संभावनाओं को कम करने के लिए या बचतों की संभावनाओं को कम करने के लिए जो गैर शेयर बाजार सेविंग्स हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। गैर नॉन स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल सेविंग्स हम जिनको कहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हैं, रिस्की हैं और जैसे जैसे मंदी में हम उलझ रहे हैं और चुनौती बढ़ रही है, वो रिस्क हमेशा हमारे सर पर रहता है। सरकार को करना क्या होगा बचत के स्ट्रक्चर में 50%, करीब 51% बचतें आज भी बैंकों में, बीमा में और फाइनेंशियल सेविंग्स में पड़ी हुई हैं। 2-3 काम तत्काल अगर सरकार समझ सके तो उसे करना पड़ेगा। पहली चीज सिद्धांत है कि हमें सरकार को सोचना पड़ेगा कि उसे फिक्स्ड रिटर्न वाले नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हमारे पास एफडी और कुछ छोटी बचत स्कीमों के अलावा कुछ है ही नहीं। ज्यादातर लोगों के पास बचत करने के लिए बैंक की एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की कुछ एनएससी, कुछ बैंक, कुछ डाकघर जमा और कुछ सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे इनके अलावा फिक्स्ड रिटर्न के कोई विकल्प नहीं है। वो विकल्प तैयार करने पड़ेंगे और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कम से कम महंगाई की तुलना में एक डिसेंट रिटर्न दे सकें लोगों को, वो लोग जो स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए भी पैसा लगा रहे हैं और आपके पिता या आपके चाचा अपनी रिटायर्ड पैसे को बैंक में रखे हुए हैं, तो वो तो लूज करेगा, वो तो गरीब हो रहा है। आप इतना समझदार हैं, आप उतना रिस्क ले सकते हैं, तो आप वहां जाके वहां से रिटर्न ले रहे हैं। ये संभव नहीं। तो बड़ा जो तबका है उसे फिक्स्ड इनकम रिटर्न के कुछ नए ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगे सरकार को उनके लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे कठिन बात भारत में अब यह है, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं, लोग भविष्य के लिए बहुत बहुत सशंकित हैं, तो जो कम आय वाले लोग हैं, जिनकी इनकम 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने, उनके पास तो बचत के विकल्प ही नहीं है। अगर आप पूरा भारत के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मार्केट देखिए ना, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके लिए हम बचत के क्या विकल्प क्रिएट करें, उन्हें कैसे हम ये बताएं कि वो अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करें, वो कैसे सिक्योर करें अपने आप को, उनके लिए बचत के विकल्प बनाने होंगे। एक चीज हमें समझना जरूरी है, खासतौर से जो लोग बचतों के मामले में चिंता करते हैं, उनके लिए बहुत समझना जरूरी है कि भारत में कमाई में बढ़त और खपत में तेजी बहुत जल्दी लौटने वाली नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए। सरकार भी मान रही है कि ना तो हमारी इनकम में बहुत तेज ग्रोथ आएगी अगले 5 साल में, और ना हमारे कंजम्पशन में बहुत तेज ग्रोथ आएगी अगले 5 साल में। ऐसे समय में केवल बचत को मदद देकर ही गरीबी को और बढ़ने से रोका जा सकता है, नहीं तो हम चौतरफा गरीब हो रहे हैं। हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है, हमारी कमाई भी घट रही है, और हमारी जो थोड़ी बहुत बचतें थी या तो उनको निकाल के हम खा गए या उन पर हम रिटर्न गंवा रहे हैं। तो ऐसे में गरीबी की बढ़ोतरी अगर और रोकनी है, और खासतौर से गरीबी को जो पुराना जो पहले का गरीब क्लास है उससे बढ़कर मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग तक लाने से रोकना है, तो बचतों को सपोर्ट देना पड़ेगा सरकारों को। और इसके लिए सरकारों को पूरी फाइनेंशियल पॉलिसी का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि ये देश बचतकर्ताओं का देश है। हमारे सिद्धांत हमारे बहुत कीमती करीब 7-8 साल से हो गए
कई अलग अलग झंझटों के कारण, और खासतौर से 2 साल तो पिछले बुरी तरह हो गए, लेकिन भविष्य हमारे सामने है। और इस भविष्य में न केवल हमें आम लोगों को बल्कि सरकार को भी बचतों का सहारा है। अगर आप भारत के सिस्टम में टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स देखिए और सरकार की कर्ज की जरूरतें देखिए और इन दोनों की तुलना करिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर बचतें नहीं बढ़ी तो सरकारों के पास पैसा कहां से आएगा वो निवेश करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हम करेंसी प्रिंट करेंगे, और अगर हम करेंसी प्रिंट करेंगे तो हम उसी ट्रैप में चले जाएंगे महंगाई बढ़ाने के लिए। तो बचते बढ़ाना सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है, देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, देश की संप्रभुता के लिए और सॉवरेन सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि सरकार को बड़े पैमाने पर बचतों को और खासतौर से छोटी बचतों के प्रोत्साहन के लिए नए सिरे से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये सोचेंगे और हम सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ गतिविधियां तो बदलेंगी। नहीं तो जोखिम अब बचतों के लिए भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े जोखिम हमारी कमाई और खपत पर अभी दिखाई दे चुके हैं। हाँ, अंशुमान जी, कुछ सवाल हैं हमारे पास पिछले एपिसोड का है, वो कुछ एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। प्रतीक पराग का सवाल है कि ऑल दिस बैंक्रप्सी एंड अदर पॉलिसी डिजास्टर will lose confidence from investors? Definitely, because there are multiple type of companies. First, those companies have already been delisted from the market. There are certain companies who are still in the market, but their stock prices has gone down. So the losers are basically depositors and investors. Depositors who have put their money into the banks, and banks have given funds to these companies, and companies went bankrupt. Banks have to take their haircut. Secondly, investors who have invested in the stocks like Videocon, stocks like other listed companies. So losers are investors as well as depositors and bankers. अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि पूरे बैंक्रप्सी कोड में कहीं भी ये व्यवस्था आई हो या जो फैसले आए उनमें शेयर धारकों के या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामने आया हो। अब हम आने वाले समय में कुछ कंपनियों के बारे में देखेंगे, जैसे जेट एयरवेज जा रही है रिजोल्यूशन प्लान में क्या जेट एयरवेज के स्टॉक होल्डर्स को उसका कोई फायदा मिलेगा? क्या उनकी डूबी हुई पूंजी वापस लौट पाएगी? हमें देखेंगे। लेकिन हाँ, लूज सबसे ज्यादा किया है अगर किसी ने तो बैंकों ने और इन्वेस्टर्स ने किया है। हाँ, बैंकों से जुड़ा अगला सवाल है प्रसाद सावंत का। कह रहे हैं कि चाइना में बैड बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो रहे हैं और वो बैंकिंग सेक्टर को भी थ्रेट कर रहे हैं। इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग देयर फर्स्ट बैड बैंक। हमने खर्चा पानी में कई बार इस पर डिस्कशन किया है। हमें इसे कैसे देखना चाहिए? ये क्या बेनिफिशियल होगा? आपके अंशुमान जी, आप भी मुझे याद है कई बातचीत में इसको बैंकिंग का सबसे बड़ा सुधार कहते रहे हैं बैड बैंक्स को। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या बेनिफिशियल होगा और एग्जैक्टली बैड बैंक कैसे हेल्प करेगा बैंकों को, और विल इट बी एबल टू गेट बैंक्स आउट ऑफ देयर एनपीए वरी इन 2022 और 2023 में? सिद्धांत, चाइना से थोड़ा कंपेरिजन यहाँ उचित नहीं, क्योंकि चाइना की बैंकिंग बहुत बड़ा मैस है और चाइना की बैंकिंग में जितना मैस है ना वो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि चाइना की बैंकिंग में जितनी जानकारी हमारे पास आती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और चाइना में बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग है, वो सब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के साथ लगी हुई। हाँ, वहाँ बैड बैंक्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, पर भारत में भी एनपीएस के लेवल उतने ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। हमने इनिशियली पिछले 1 साल में बैंकों के लिहाज से डिपॉजिटर्स और के लिहाज से मैं बात नहीं करेंगे, डिपॉजिटर्स तो बैंक में हमेशा लूज कर ही रहे हैं, पर बैंकों के लिहाज से हमने पिछले 1 साल को अच्छा देखा है। जैसे बैंक्रप्सी की प्रक्रिया शुरू हुई, बैंकों के जो फंसे हुए कर्ज थे और जो मामले थे वो बैंक्रप्सी में गए, बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन होना शुरू हुई, जिस पर हमने खर्चा पानी में चर्चा किया था। पिछले साल बैंकों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया। तो बैड बैंक से कम हम ये तो सोच सकते हैं कि बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, उनके सर पर जो बोझ लदा हुआ है प्रोविजनिंग का और उनका उठाने का वो कम होगा। लेकिन यह रिस्की प्रीपोजिशन है। बैड बैंक भारत के लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे लिए भी वैसा ही पहला एक्सपीरियंस है जैसा आपके लिए है। हमने भारत में बैड बैंक को काम करते नहीं देखा, आने के बाद हम ये देख पाएंगे कि ये रिफॉर्म किस सीमा तक हमारे लिए सफल रहा। लेकिन जितनी कोशिशें पिछले 25 साल में सिद्धांत बैंकों के एनपीए को खत्म करने के लिए की गई हैं, वो सारी कोशिशें असफल हुई हैं। ये एक और आखिरी किस्म की कोशिश है जहां पर हमें कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई देती है कि शायद हम बैंकों की सेहत को सुधारने में बैड बैंक की मदद से कुछ हद तक तो सफल हो पाएंगे। अब वो सेक्शन जहां पे अंशुमान जी बताते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा क्या देखा, बताइए अंशुमान जी।
सिद्धांत, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, अभी मैं पूरी देख नहीं पाया। पिछली बार मैंने उसका हल्क होगन वाली डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया था, उसका अच्छा, नाम लोगों ने, वो हल्क होगन और गॉकर मीडिया वाली मैंने देखी हुई है, जब वो रिलीज हुई थी 2 साल पहले। गॉकर मीडिया हाँ वाली, हाँ जो हाँ हाँ हाँ, जो डोंट टेल या ऐसे ही कुछ करके नाम है उसको। मैं, हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे अब याद आया कि मैं सवाल छांट रहा था तो बहुत सारे लोगों ने आपका नाम सही कराया है, मुझे याद आ हाँ, गया। तो मैं धन्यवाद उसका नाम सही कराने के लिए इसके एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा हूँ, वो अभी शुरू की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अपना अकाउंटेंट ऑफ आउशविट्स। बड़ी ऑस्विस। अनोखी, हाँ, आउशविट्स बहुत ही अनोखी डॉक्यूमेंट्री है जो जिसमें हम दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि जो नाजीज्म में या नाजियों के नाजी दौर में जिन लोगों का मर्डर किया गया था, जो लोग मारे गए थे, जो होलोकॉस्ट हुआ था, उसके बाद क्यों लोगों पर मुकदमे नहीं चले और मैक्सिमम मर्डरर क्यों बरी हो गए, और फिर उसके बाद 20-25 साल बाद जर्मनी के लीगल सिस्टम को अपनी गलती समझ में आई और उसने दोबारा केसेस खोलने शुरू किए। और उसमें 94 साल का एक अकाउंटेंट, हाँ हाँ हाँ, वो अभी ऑशविट्ज का, अभी शायद कन्विक्ट हुआ है, कुछ दिनों पहले ही कन्विक्ट हुआ है। हाँ, तो उसकी वो स्टोरी है, उस अकाउंटेंट की वो स्टोरी है जिसने नाज़ीज़ को, आउशविट्ज जो सबसे टेरेबल, सबसे हॉरिबल होलोकॉस्ट कैंप माना जाता है, उसने कैसे जो वहां आने वाले कंसंट्रेशन कैंप में आने वाले लोग थे जिनको मारा ही जाना था, उनके साथ कैसे बिहेव किया, वो डॉक्यूमेंट्री में देखना। थोड़ी सी रह गई है बीच में, ट्रैवल के कारण मैं बीच में कुछ दूसरी चीजों में उलझ गया था इसलिए, लेकिन वो देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है। और वो ये बताती है कि दुनिया का जो जुडिशियल सिस्टम या जो पूरा का पूरा लीगल सिस्टम है उसमें जो डिबेट थी, और सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है कि 94 इयर्स के आदमी को सजा दी जाए कि ना दी जाए। तो उसमें दो हिस्सों में बटा हुआ था जर्मनी का समाज, दो हिस्सों में बटा हुआ था अमेरिका का समाज कि क्या ये आदमी दोषी है या ये इसे अपने पापों की सजा मिल चुकी है, इसे सजा ना दी जाए। दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है और बहुत बहुत हाई क्वालिटी फुटेज के साथ है। उस सीरीज का नाम, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है नोबडी स्पीक्स, द ट्रायल ऑफ द नोबडी सिटी प्रेस। स्पीक्स, या वो मुझे बहुत पसंद है वो डॉक्यूमेंट्री। मुझे याद है कि उसमें हॉक होगन जो मतलब एक रेसलर है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी रेसलर है, उसने अपने केस को में की मीडिया रिपोर्टिंग को सप्रेस करने के लिए, और पूरी मीडिया रिपोर्टिंग, गॉकर मीडिया का क्या क्या टर्बुलेंस है पूरा वो। और उसने सैन फ्रांसिस्को का एक बिग रिच बिलियनर है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं पीटर थ्रिल, जिसकी किताबें बहुत पॉपुलर हैं, इन्वेस्टर्स उसको फॉलो करते हैं। उसका डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिलेशन है, रिपब्लिकन पार्टी से उसका क्या रिलेशन है, और कैसे उसने गॉकर मीडिया से एक अपना पुराना हिसाब सेटल करने के लिए हल्क होगन के केस को सपोर्ट किया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और वो इसलिए मैंने पिछली बार जिक्र किया था क्योंकि वो हफ्ता, उस हफ्ते में आप नहीं थे, उसी हफ्ते हांगकांग का न्यूज़पेपर बंद हुआ था। हाँ। और वो दृश्य और वो वीडियो देखने वाला था कि बरसते पानी में हांगकांग के लोग इकलौते साहसी और हिम्मती न्यूज़पेपर के बंद होने को देखने आए थे और पूरी रात पानी में खड़े होकर उसकी कॉपी खरीद रहे थे। तो ये लड़ाई जो फ्री मीडिया की, एडवर्सरियल जर्नलिज्म की जर्नलिज्म का जो फंडामेंटल थ्योरी है वो एडवर्सरी होना है, क्वेश्चन करना, सेलिब्रिटी को सवालों में खड़ा करना, वो जो चुनौतियां है ना, उस पर वो डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत ही कनेक्टिंग लगी। चाइना जो हांगकांग में जो भी थोड़ी बहुत लिबरल फ्रीडम बची हुई उसके साथ जो कर रहा है उसे देखते हुए। हाँ, एक और आपकी जो बात है उससे मुझे एक और सीरीज है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो मेक्सिको बेस्ड है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और पता नहीं, मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा। उसमें भी एक वैसी ही कहानी है, वो एक ड्रग कार्टेल है, उसके खिलाफ खबर चलानी है उसको, और वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास पेपर खरीदने तक का पैसा नहीं है, जो एक कागज खरीदना पड़ता है उसको प्रिंट के लिए। मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, और उसको कागज खरीदना पड़ता है और उसके आखिर एडिशन स्टोरी है, उनके पास एक बड़ी ब्रेक थ्रू स्टोरी है, उनको प्रिंट करना है, और अखबार के सारे लोग जो हैं वो भाग कर जाते हैं, रात भर कोशिश करते हैं, यहाँ से पेपर लाना है, वहां से पेपर लाना है, वो पेपर खरीदने दौड़ते हैं एक रात पहले, और पेपर लाके प्रिंटिंग प्रेस में भेजते हैं किसी तरह से अपने जेब से, कि वो स्टोरी आउट हो सके। अरे वो बड़ी बेहतरीन सीरीज है, वो तो डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो सीरीज है, और वो मुझे नाम याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा किसी अगले एपिसोड में। मैं अपने बात करते करते मतलब मैं खोज भी रहा हूँ कि मिल जाए।
इसके अलावा अंशुमान जी, मैंने वो देखी, रे। रे देखिए आपने? हाँ, रे मुझे 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 अभी समय नहीं मिला, क्योंकि मैं एक किताब नई आ गई थी, उसको पढ़ने में लग गया था। वो दिलचस्प किताब है, हाउ कॉन्फ्लिक्ट शेप्स अस। हाँ, अच्छा। दुनिया में वार वार जो हुए हैं, उन्होंने ये मार्गरेट मैकमिलन की किताब है, और काफी दिलचस्प किताब है, जो ये बताती है कि दुनिया में वार ने या इस तरीके की चीजों ने हमें कैसे बदला है, कैसे चेंज किया है। तो मैं उसमें चला गया था, लेकिन रे की कई लोगों ने तारीफ की है। मैं कोशिश करता हूँ समय निकाल कर उसे देखने की। नहीं नहीं, रे अच्छी है, अच्छी है, मैंने देखा उसको। और रे में एक बहुत मतलब दो तीन चीजें हैं। एक तो आपका जो मनोज बाजपेयी और गजराज राव वाला सीक्वेंस है, वो बड़ा जी। प्यारा है। के मेनन वाला सीक्वेंस भी बड़ा प्यारा है। हाँ, मतलब सबकी अपनी अपनी एक ब्रिलियंस है उसकी। उस पूरे उसकी 4 पार्ट की है वो, 4 मतलब हिस्सों में बनाई गई है। तो उनका एक अलग ही ब्रिलियंस है, वो जरूर देखना चाहिए मुझे लगता है। और सत्यजीत की कहानियां हैं, सत्यजीत रे की कहानियां हैं, उसको उन्होंने जिस तरह से प्ले किया है, जिस तरह से उन्होंने आ, आगे पीछे किया है, तो मजेदार है। इसके अलावा वो जो किताब थी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, बद्रीनारायण जी। की, वो मैं मतलब तमाम व्यस्तताओं के बीच एक हफ्ते तक मैं नहीं था, उसमें निकला हुआ था। तो वो अच्छी लेकिन किताब है। उस किताब के साथ कुछ एक चीजें हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि एक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पूरा एक ढांचा एक पॉपुलर रहा है, लंबे समय तक चर्चा में रहा है, विवाद में भी रहा है। आरएसएस ने उस ढांचे को ज्यादा ग्राह्य कैसे बनाया? मतलब आप अगर आप इसको इस भाषा में कहें कि आपके लिए आरएसएस ज्यादा एसेसिबल हो गया, या कनेक्ट आप महसूस करने लगे, तो वो ऐसा नहीं है कि आप आरएसएस की तरफ झुक गए। शायद ऐसा भी है कि आरएसएस शायद आपकी तरफ झुक गया। हाँ। हाँ, तो उन्होंने काफी तरीके से डिकोड करने की कोशिश की है। वो एक बहस-तलब किताब है, मैंने पढ़ा पिछली बार, मैंने 2 हफ्ते पहले जब मैंने किया था तो मैंने बताया था कि पढ़ रहा हूं उसको, अच्छा काम है। अब मैं वो दूसरी जुगलबंदी पढ़ रहा हूँ, वो उसको जो पढ़ लूंगा तो बताऊंगा कि क्या है मामला। और ये इस हफ्ते का अर्थात है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।